डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन की केस स्टडीज। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इंस्टीट्यूट में बेसिकली चेक क्या करता है, बच्चों को लॉ की एप्लीकेशन कैसे आई है और वो चेक करता है थ्रू केस स्टडीज। तो मेरी पूरी कोशिश होता है कि एक टॉपिक कराने के बाद मैं आपको उस टॉपिक की केस स्टडी प्रेजेंट कर सकूं, जिससे आपको समझ में आए कि लॉ कैसे अप्लाई करना है और आपको ये समझ में आए कि उन्हें केस स्टडी अटेम्प्ट कैसे करनी है। So now let's start the case studies on the consideration. A agreed to sell his car to B for 5 lakh rupees. A gave delivery of car to B. However, the payment of the car was made by C, but by mistake the payment was made in the bank account of A's wife. Can A sue for non-receipt of payment? ये केस स्टडी पढ़ के आपको ऑन द फेस ऐसा लग रहा होगा, हाँ सर पैसा तो ए की वाइफ को अकाउंट में आया है, ए को तो पैसा नहीं मिला है, तो कायदे से ए तो बी पे स्यू कर सकता है। बट हमें सिर्फ ये नहीं लिखना है कि हाँ यस ए कैन स्यू द बी, हमें ये समझना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ पॉइंट है, क्योंकि जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो यू नीड टू एस्टेब्लिश कि आपको लॉ में किस पॉइंट पे ग्रीवेंसेस है, कि आपका कौन सा राइट फुलफिल नहीं हुआ है। तो हैंस उसी पर्सपेक्टिव से हमें समझना है कि यहाँ पे अगर ए बी को स्यू करेगा तो ए के पास कौन सा ऐसा पॉइंट है, लॉ पॉइंट है, जिसके बेसिस पे ए बी को स्यू कर सकता है। अब यहाँ पे कंसिडरेशन की केस स्टडीज है तो हम उसी पर्सपेक्टिव में आंसर पढ़ रहे हैं। क्या लॉ पॉइंट क्या दिखता है, देखिए, कंसिडरेशन टू द प्रोमिसर to be valid should come to the promisor at the request of the promisor। ये हमने कंसिडरेशन की बेसिक डेफिनेशन में पढ़ी थी। कंसिडरेशन शुड कम एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सेकेंडली, कंसिडरेशन टू द प्रोमिसर मे कम फ्रॉम द प्रोमिसी और फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ये भी हमने बेसिक डेफिनेशन में कंसिडरेशन की पढ़ा था। ये दो लॉ पॉइंट के अगेंस्ट हम अपना कंक्लूजन ड्राफ्ट करते हैं कि कंक्लूजन क्या कहना चाह रहा है। इन द गिवन केस कंसिडरेशन टू ए ने यहाँ पे क्या प्रॉमिस करा है, ए ने प्रॉमिस करा है कि वो कार डिलीवर करेगा। कंसिडरेशन टू ए इज द पेमेंट ऑफ द मनी फ्रॉम दी। तो यहाँ पे हम लिख क्या रहे हैं, इन द गिवन केस द कंसिडरेशन टू ए इज कमिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ए ने ऑफर दी थी कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, जो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ए का प्रॉमिस था कि वो अपनी कार डिलीवर करेगा और उस कार के अगेंस्ट उसको पैसा बी से मिलेगा। तो कंसिडरेशन टू ए इज कमिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ए। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा लॉ पॉइंट वैलिड है। कंसिडरेशन टू ए मे कम फ्रॉम बी ऑफरी और थर्ड पार्टी, बट कंसिडरेशन फ्रॉम सी हैज नॉट कम टू ए बट टू A5। एंड फर्दर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि ए ने वाइफ को ऑथोराइज करा है। ए हैज नॉट ऑथोराइज हिज वाइफ टू कलेक्ट द मनी। Thus, in a given situation, A has not received the consideration. Consideration must come to the promisor or his agent. Hence, can sue B for non-receipt of consideration. यहाँ पे कंसिडरेशन के सारे जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट वैलिड है, बट उस वैलिड पॉइंट के होते हुए भी ए को कंसिडरेशन नहीं मिली, तो ये माना जाएगा कि बी ने यहाँ पे एक नॉन परफॉर्मेंस करी है। परफॉर्मेंस के ऊपर मैं अलग चैप्टर बाद में टेकअप करूंगा, ऑर्डर में चल रहा हूँ। हेंस ए कैन sue बी फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। तो होप आपको समझ में आया होगा कि केस स्टडीज हमको किस तरह से अटेम्प्ट करनी है। आइए नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। Mr. A gifted his car worth rupees 3 lakh to B, which was accepted by B. Later on, B offered to pay 1 lakh against gifted car to A, which was accepted by A. However, after this agreement, B refused to pay A. Can A enforce his right in a court of law? अब आपको ये लगेगा ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ के कि नहीं भैया, इस केस में लेटर एग्रीमेंट में बी ने ए को बोला हम 1 लाख रुपए देंगे आपको, और बी उसके बाद डिनाई कर रहा है। यहाँ पे आपके दिमाग में अगर आपको कंसिडरेशन का चैप्टर क्लियर होगा तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए, लॉ पॉइंट। अ प्रॉमिस टू कंपनसेट अ पर्सन who has already voluntarily done something from the promisor is enforceable। ये हमने पढ़ा था फ्रेंड्स किसके केस में, ये हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेप्शन के केस में। एक्सेप्शन क्या चीज थी, जहां पे आपका कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है।
तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि प्रॉमिस टू कंपनसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर इज एनफोर्सेबल। तो यहाँ पे इस लॉ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम अपना आंसर कंक्लूड करते हैं। A has gifted his card to B in past. A has done the act of gifting the card to B voluntarily, और जो B ने एक्सेप्ट कर लिया है। और हमने कंसिडरेशन के एक्सेप्शन में एक पॉइंट और पढ़ा था फ्रेंड्स, अ एक्सेप्टेड गिफ्ट इज अ वैलिड थिंग, मीन्स उसके ऊपर कोई भी मीन्स लिटिगेशन अराइज नहीं हो सकती। Later on, B give offer to pay 1 lakh against gifted car, which was accepted by A. In the given case, there is an offer and acceptance. As per provision of law, in this case, it's not necessary that B should get a consideration, because यहाँ पे हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये वाला लॉ पॉइंट अट्रैक्ट हो रहा है। Thus, B offered to pay 1 lakh to A, which is accepted by A, resulted in a contract that's enforceable agreement. Hence, upon refusal of B to pay, A can enforce his right in a court of law. तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात देखें, ये तो मैंने आपको बताया अटेम्प्ट कैसे करना है। ए ने बी को कार गिफ्ट कर दी, ए ने एक्ट करा है वॉलंटरली, अब वो जो बी ने एक्सेप्ट कर लिया था, अब लेटर बी उसको 1 लाख रुपए देना चाहता है अगेंस्ट गिफ्टेड कार जो ए ने एक्सेप्ट कर लिया था। अगर आप ऑन द फेस देखें तो इस लेटर एग्रीमेंट में ए को तो पैसा मिल रहा है बट बी को कुछ नहीं मिल रहा है। एंड डिस्पाइट दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस चीज़ को एक्सेप्ट करा गया है कि इस टाइप के एग्रीमेंट में द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल, बिकॉज लॉ ने ये माना है कि यहाँ पे बी को पास्ट में कंसिडरेशन रिसीव हो चुका है। हैंस यहाँ पे जो सिर्फ बी ने ए को प्रॉमिस करा है कि आई विल पे यू 1 लाख अगेंस्ट गिफ्टेड कार इन द पास्ट, दिस एग्रीमेंट बाय बी इज एनफोर्सेबल इवन दो इस एग्रीमेंट में बी को कुछ कंसिडरेशन रिसीव नहीं हो रहा है, जो लॉ ने डीम करा है उसे पास्ट में मिल चुका है। हैंस अगर लेटर ऑन बी रिफ्यूज टू पे ए 1 लाख रुपीज, तो दिस A can enforce his right in a court of law, means A और B और A के बीच में enforceable agreement है और that's a contract। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने ये केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करी। मैं बार बार एक ही चीज़ करूँगा, मैं पहले केस स्टडी पढ़ के अंडरस्टैंड करूँगा कि व्हाट्स अ लॉ पॉइंट इन्वॉल्व, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ पॉइंट आई विल गिव द कंक्लूजन। तो होप आपको एक केस स्टडी समझ में आई होगी। नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। There was a fire in X house and Y helped X in dousing the fire. फायर बुझाने में Y ने मदद करी। In this process, Y was injured and he was forced to spend 20,000 on medical treatment. Later on, X agreed to compensate Y for 10,000. Y demanded 30,000 from X. X agreed to Y demand. Later on, X refused to pay. Was the contact between X and Y enforceable? अब भी यहाँ पे भी देखिए दोस्त, इस केस स्टडी में वही हमारा लॉ पॉइंट अट्रैक्ट हो रहा है। A promise to compensate a person who has already done voluntarily for promisor in the past is enforceable. यहाँ पे एक लाइन और लिखना चाह रहा हूँ मैं, द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन मे बी डिटरमाइन द प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। मीन्स इस वाली केस स्टडी में और प्रीवियस केस स्टडी में सेम चीज़ हो रही है। एक्स के घर में फायर लग गई इस केस स्टडी में और वाई ने बिना एक्स के कहे वॉलंटरली एक्स की मदद कर दी। अब लेटर ऑन एक्स बोलता है कि भाई मैं तुझे 10,000 रुपये देना चाहता हूँ फॉर योर पास्ट सर्विसेज। वाई कहता है नहीं भाई देने हैं तो 10 नहीं दो, मुझे 30 दो। एक्स एग्री कर लेता है। अब लेटर ऑन एक्स रिफ्यूज करता है। तो पॉइंट आप क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है? क्योंकि यहाँ पे एनफोर्सेबिलिटी किस एंगल से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स बोल रहा है कि भाई वाई को मैं तुझे 30,000 रुपये दूंगा, बट वाई को एक्स को उस एग्रीमेंट में कुछ नहीं मिल रहा है। तो पॉइंट आता है क्या एनफोर्सेबल है। अभी आपने प्रीवियस केस स्टडी करी, उससे देख के आपको लगेगा सर हाँ ये पास वॉलंटरी सर्विस है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने एक नया एक एस्पेक्ट डाला है कि यहाँ पे एक्स इनिशियली देना चाहता था 10,000 रुपये, बट वाई ने कहा नहीं भाई मुझे तो 30 चाहिए। तो क्या वाई के कहने से इस तरह से जो पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए जो वाई डिमांड कर रहा है, क्या वो एस्पेक्ट भी
पास वॉलंटरी सर्विस के पहलू में कवर है, तो वही मैंने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मे बी डिटरमाइंड बाय द प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। मीन्स अ प्रॉमिस टू कंपनसेट a person who has already voluntarily done something from promisor is enforceable, but यहाँ compensation may be determined by the promisor or promisee। इस लॉ पॉइंट के बाद हम अपना कंक्लूजन लिखते हैं। Y helped X in past in dousing the fire. Later on, X offered to compensate Y for 10,000, but Y demanded 30,000, to which X agreed. Thus, X agreed to compensate Y for his past voluntary service, and the contract between X and Y is enforceable। तो इस चैप्टर में अगर मैं बोलूँ, कंसिडरेशन के चैप्टर में ये जो पॉइंट है पास वॉलंटरी सर्विस वाला, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम केस स्टडी परस्पेक्टिव, और इसी के ऊपर कई बारी क्वेश्चन इवेल्यूट करा जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट, Mr. X, a reputed teacher, used to teach for CA Foundation. Mr. A is interested in studying CA Foundation but could not afford fees. Mr. B is also studying CA Foundation from X. Seeing the condition of A, B enter into contact with X to the fact that he will secure 75%, will pay half of the fees of A, and then X will teach A. B did the thing as agreed in the contract with X, but X refused to teach A. Can A sue X? अगर मैं इसको पिक्टोरियल फॉर्म में सिंपल सी बात करूं, X और B, A ने अप्रोच करा कि सर आप मुझे पढ़ा दो, X ने मना कर दिया। B ने X से एग्रीमेंट करा कि सर मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, मैं 75% लेके आऊँगा जिससे आपकी गुडविल बढ़ेगी, और अगर आप ए को पढ़ा देंगे तो मैं आपके लिए ए की हाफ फीस दे दूंगा। ये मैंने सिंपल सा जो केस स्टडीज थी उसे एक सिंपल पिक्टोरियल ग्राफिकल फॉर्म में मैंने आपको प्रेजेंट करा। अब बी ने अपना पूरा प्रॉमिस फुलफिल कर दिया। बी ने 75% स्कोर भी कर ली, 75%, और एक्स को आधी पैसा भी दे दिया। लेटर ऑन एक्स रिफ्यूज टू टीच ए। द क्वेश्चन सेज, क्या ए एक्स को स्यू कर सकता है? हम लोगों ने कंसिडरेशन के चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी विच इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? एक्स और बी के बीच में, बट ए इज बेनिफिशियरी। जैसे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बेनिफिशियरी, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रहा होगा, हाँ सर उसके अंदर एक एक्सेप्शन थी बेनिफिशियरी ट्रस्ट वाली। यस, ये वही पॉइंट है और उसी पॉइंट के ऊपर केस स्टडी है। अब लॉ पॉइंट क्या है? इन केस ऑफ अ ट्रस्ट there is an exception to the rule that stranger to a contract beneficiary can sue the party to the contract when beneficiary right is not executed, not fulfilled। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रस्ट का मतलब हो रहा है कि दो लोग एक एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें एक ट्रस्टी हो रहा है और उसका बेनिफिट किसी थर्ड पार्टी को जा रहा है। मैं बहुत सिंपल में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये जो चीज़ की एग्रीमेंट है, ये जो चीज़ मैंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में शो करी है, यहाँ पे ए इज़ द बेनिफिशियरी। तो अब उसका कंक्लूजन लिखते हैं, इन द गिवन केस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ए। बी डिड ऑल द ड्यूटीज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड बी। Thus, A can sue the X for teaching, as upon fulfillment of B duties, X is required to perform his obligation to teach A, and for this purpose A beneficiary can sue, and this is basically an exception to the doctrine of privity of the contract कि stranger to a contract can sue in the given case। तो ये केस स्टडी सिर्फ उसी के ऊपर बेस्ड थी। तो होप आपको ये समझ में आई होगी कि इसमें कैसे लॉ पॉइंट क्या इन्वॉल्व है और हमको कैसे उसका आंसर लिखना है। आइए नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। Mr. A's son fell seriously ill in April 25. Mr. B, a neighbor, helped A in taking proper care of his son. In August 25, Mr. X agreed to pay to B a sum of 10,000 for assistance given in the past for treatment of A's son. Is contract between X and B enforceable? यहाँ पे B ने सर्विस किसको दी है? A को दी है, और यहाँ पे कंपेंसेशन कौन देना चाह रहा है? X।
तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्या एक्स और बी के बीच में एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है। लॉ पॉइंट पढ़ते हैं कि फ्रेंड्स इसके अंदर लॉ पॉइंट क्या है। A promise to compensate a person who has voluntarily done something for the promisor is enforceable. Same law case study आ रही है। The consideration to the promisor may come from promisee or a third party. ये हमारा लॉ पॉइंट है। अब इसमें हम एक चीज समझते हैं, दोबारा से समझाता हूँ। बी ने मदद करी ए को, बट लेटर ऑन एक्स बोल रहा है बी को कंपेंसेट करने के लिए। देखिए आपने ऊपर की केस स्टडी पढ़ी थी, जहां पे हम अगर इस केस स्टडी में आगे परस्यू करें कि बी ने ए की मदद करी, अब अगर ए उसको फ्यूचर में जाके कंपेंसेट कर सकता है तो ये केस स्टडी आपको, ये लॉ पॉइंट आपको क्लियरली एस्टेब्लिश हो गया होगा। यहाँ लॉ केस स्टडी में क्या डिविएशन आ गई, यहाँ पे ए एग्री नहीं कर रहा बी को पैसा देने के लिए, एक्स एग्री कर रहा है बी को पैसा देने के लिए। क्या ये एनफोर्सेबल है? अब हम लॉ पॉइंट तो हमें समझ में आ गया, पहला लॉ पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा भी आपको क्लियर है। अब इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, कंक्लूजन मैं आपको समझाता हूँ। B helped A in past voluntarily. Now X wants to compensate B for his past assistance to the A. In this agreement between X and B, it's considered that B has already performed his promise in favor of A and the consideration to B can come from A or third party. मैं यहाँ पे समझाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे बेसिकली बी ने सर्विस किसको दी थी, वॉलंटरली ए को। तो बी का प्रॉमिस क्या हुआ था, बी का प्रॉमिस हुआ कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ जो पास्ट में हो चुकी है। अब बी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है, मीन्स इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो एक एग्रीमेंट पास्ट में बी और ए के बीच में हुआ, जहाँ बी ने वॉलंटरली ए की मदद कर दी। अब वही लिख रहे हैं, इन दिस एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड बी इट्स कंसिडर्ड दैट बी हैज ऑलरेडी परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन फेवर ऑफ ए एंड द कंसिडरेशन टू बी कैन कम फ्रॉम ए और थर्ड पार्टी। X agreeing to pay B for his past service is consideration to B coming from third party. Hence the contract between X and B is enforceable. तो यहाँ पे मैंने दो चीजें कवर करी, दो पास्ट वॉलंटरी सर्विस वाला पॉइंट कवर करा और कंसिडरेशन टू प्रॉमिसर मे कम फ्रॉम प्रॉमिसी और थर्ड पार्टी कवर करा। तो होप आपको ये केस स्टडी भी समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। A is taking coaching classes for higher studies. Mr. X, a poor kid, approached to Mr. A for classes, but requests that he will be able to pay only 30% of fees to Mr. A denied. Later on B requests A to take classes for X for 30% fee, but A will help in advertising coaching classes to which Mr. A agreed. A taught X. Later on, neither X paid the fees nor B helped A in advertising. Do A have enforceable right against X and B? केस स्टडी समझ में आ जाई होगी, सिंपल सा बता देता हूँ दोबारा से पिक्टोरियल फॉर्म में। ए ने अप्रोच करा कि भाई आप मुझे पढ़ा दो, 30% की फीस दूंगा मैं, आपकी जितनी भी फीस है उसका 30% दे पाऊंगा। ए ने मना कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे बी आया, बी ने कहा साहब आप ए को पढ़ा दो और मैं आपकी एडवर्टीजमेंट में कराने में मदद करूंगा आपके कोचिंग क्लासेस के लिए। तो ए ने अपनी ड्यूटीज पूरी कर दी जो एग्रीमेंट हुआ। अब उसके बाद ना तो एक्स ने पैसा दिया और ना बी ने ए की मदद करी। नाउ द पॉइंट इज, क्या अब ए के पास एनफोर्सेबल राइट है एक्स और बी के अगेंस्ट? हम लॉ पॉइंट पर थे। Consideration to the promisor may come from promisee or third party. Consideration need not be adequate. अभी आपको लगेगा सर ये कैसे हो रही है, अभी हम कंक्लूजन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। There is a valid enforceable agreement between A and X wherein A promised to teach and X promised to pay 30%. Consideration need not be adequate, ये हमें समझ में आ गया। A has performed his promise and upon breach of obligation by X by not paying the fees, A can sue in court for recovery of fees. भाई तो सिंपल था, A और X के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। A ने कहा कि भाई मैं X तुझे पढ़ा देता हूँ, ठीक है, 30% की फीस के ऊपर। तो
अब जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हुए, तो वो हमने लॉ पॉइंट पढ़ लिया, ए ने एक्स को पढ़ा दिया, बट अगर एक्स अब पैसे नहीं दे रहा है, ए हैज एन एनफोर्सेबल राइट अगेंस्ट द एक्स, तो वो चीज हमने कर ली। अब हम सेकंड केस स्टडी, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। क्या ए के पास बी के अगेंस्ट राइट है? देयर इज ऑल्सो वैलिड एनफोर्सेबल एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। इन दिस एग्रीमेंट consideration to A is promised by B to help in advertisement. Against promise of B to help A, the consideration to B is not coming from A but by way of teaching to X. इस केस में जो A और B के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे A को तो कंसिडरेशन मिल रही है क्या चीज की, कि उसके बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करेगा B, बट बी को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे हम ये मानेंगे कि द बी कंसिडरेशन टू बी बिटवीन ए एंड बी एग्रीमेंट इज नॉट कमिंग फ्रॉम ए बट कमिंग फ्रॉम दी एक्स। हाउ? बिकॉज एक्स, ए जो है एक्स को कंसेशनल फी पे पड़ा रहा है। तो दोबारा से लाइन रीड करता हूँ। इन दिस एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी, consideration to A is promised by B to help advertisement, but against promise of B to help A, the consideration to B is not coming from A but by way of teaching to S. Thus, in agreement, both parties are getting consideration. Hence, A और B का agreement valid है, and upon the breach of duties by B, A can sue the B in the court. तो होप आपको ये केस स्टडी भी समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पे दो लॉ पॉइंट कवर करने की कोशिश करी। एक तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट एंड कंसिडरेशन टू प्रोमिसर मे कम फ्रॉम प्रोमिसी और थर्ड पार्टी। तो होप आई एम एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया। उसके बाद मैंने आपको एक केस स्टडी रखी है। कंसिडरेशन के वीडियो का लेक्चर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर रनिंग हेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट आप कॉल कर सकते हो। इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।